क्लास नंबर 2 में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था संवैधानिक विकास। इसमें मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 33 का चार्टर अधिनियम, 53 का अंतिम चार्टर अधिनियम, 58 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 61 का अधिनियम, इसके अलावा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का अधिनियम और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इस पर हमने बात की। और 1947 का इंडिपेंडेंट जो एक्ट था उस पर भी मैंने आपसे जो है बातचीत कर ली थी, है ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर आया कि भाई संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन लाया गया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल थे? 3 मेंबर थे, पैंथिक लॉरेंस हेड थे, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। क्या क्या उसके पॉइंट थे मैंने आपको लिखा है। और उसके बाद में चुनाव हुआ, चुनाव का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। फिर मैंने आपसे कहा जो मुस्लिम लीग है आपके उसने चुनाव का बहिष्कार किया। फिर मैंने आपसे वहीं पर किया कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को बनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपसे वहाँ पर कही। उसके बाद उसको हम आगे बढ़े। पहला हमारा जो संविधान के 12 सत्र थे उसमें से पहला सत्र आपके जो है 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। 12वां सत्र केवल 24 जनवरी के दिन साइन वाला हुआ। 284 लोगों ने साइन करे। 389 कुल मेंबर थे आपके, उसमें से 15 महिलाएं थी। वो 15 महिलाएं किस किस प्रांत से थी वो मैंने आपको अलग से नोट करा दिया। कमेटी की बात करूँ तो प्रारूप कमेटी में कौन कौन शामिल थे वो मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको लिखा दी। इसके अलावा जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो किस किस कमेटी, जेबी कृपलानी हैं, वो किस किस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो भी मैंने आपको वहाँ पर नोट करवाया था। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर संवैधानिक विकास के लिए। ठीक है, तो अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा है? देखिए, मैंने A4 साइज की PDF डलवा दी आपको। 6-7 पेज की PDF है, अगर आप चाहो तो उसको निकलवा लेना। A4 साइज के अंदर है। और कुछ जो मैंने बातें एक्स्ट्रा लिखी हैं 1-2 पेज उसी में लगाकर स्टेपल कर देना, जिससे कि आपकी कंटेंट जो है तैयार हो जाए ना। ऐसे में आपको टॉपिक खत्म होते डलवा दिया करूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज हमारा क्लास नंबर 3 है। और क्योंकि अब ये क्लास यूट्यूब पर नहीं है, ऐप के अंदर है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा कि यहाँ पर जिसको पढ़ना है वही आएगा। पहली बात तो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जैसा आपसे कहा हुआ है ऐसा ऐसा ही होगा। जिस सिस्टम से बताया हुआ उस सिस्टम से ही क्लास होंगी। आपके अनुसार ये बैच नहीं चलेगा, मेरे अनुसार ये बैच चलेगा। जिस दिन बैच समाप्त करूं उस दिन मूल्यांकन करना कि इस बैच में आपने क्या खोया और क्या पाया। ठीक है, लगभग 4 महीने बैच चलेगा। निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिए आप लोग जो है। ये सारी बातें पहले ही आपको बोल देता हूँ, है ना। तो देखिएगा, आज हमारी जो क्लास का टॉपिक है आपके वह रहने वाला है आपकी एक तो प्रियम्बल प्रस्तावना, और एक टॉपिक रहेगा हमारा संविधान के स्रोत। ये 2 क्वेश्चन जो है, यह 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रियम्बल और संविधान के स्रोत। ठीक है, उससे पहले 5 क्वेश्चन आपके सामने जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में, है ना। फटाफट से 5 क्वेश्चन के आंसर आप छाप दीजिए। कुछ बच्चे नए होंगे, उन्हें पता नहीं है ऐप के बारे में, तो आप सभी के कमेंट मुझे दिखाई देंगे, आपको आपस में कमेंट नहीं दिखाई देंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार जो है कमेंट कीजिएगा, वो निश्चित तौर पे मेरे पास पहुंच जाएगा। 2, 5, 10 बार नहीं करना है। ठीक है, एक बार में पहुंच जाएगा। आपको आपस में कमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे ना। तो मोबाइल को ऐसे रख दीजिए, आपका मोबाइल ऐसा है तो इसको ऐसे कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, कॉपी पेन हाथ में रखिए और पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत से अगला 1.5 घंटा मुझे समर्पित कर दीजिए, है ना। देखो, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के अंदर आती है? आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? संघीय संविधान समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में BL मित्र के स्थान पर कौन शामिल हुए? 5 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है कि जो प्रांतीय स्वायत्तता है यह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था ना। 1919 में प्रांतों में ड्वेल सिस्टम आया था। 1927 में साइमन कमीशन बना, उसने कहा कि नहीं ये सिस्टम सही नहीं है, 1935 के अधिनियम से उसको समाप्त कर दिया ना। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी जो है ये आपके थे, ध्यान रखना।
राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय गान हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, 24 जनवरी 1950 की डेट आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया ना। संघीय संविधान समिति जो है, संघीय संविधान समिति जो है आपके, संघीय संविधान समिति जो है, इसके हेड कौन लिखना आपके? तो संघीय संविधान समिति के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपके संघीय और संविधान समिति जो है उसके हेड जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति में BL मित्र के स्थान पे कौन आए? अरे याद करो, अंबेडकर जी अपने माधव मित्र। कौन? अपने माधव मित्र। तो कौन आपके? माधव राव का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने माधव मित्र। और मैंने कहा था खेत में गाय चराने, तो जो खैतान साहब थे आपके, DP खैतान जो साहब थे आपके, उनके स्थान पर कौन आए थे आपके? TT कृष्णामाचार्य आए थे ना। दोनों का नाम ध्यान रखना है। ये पांचों क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना और संविधान के स्रोत जो है, यह टॉपिक हमारा दोस्तों आज रहने वाला है, ठीक है। तो प्रस्तावना और संविधान के स्रोत जो है, यह टॉपिक हमारा रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रस्तावना के सवाल पढ़ेंगे, फिर हम जो है संविधान के स्रोत जो है उसके सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया ना? व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो प्रस्तावना या उद्देशिका जो है, इसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? अच्छा याद कीजिए, पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो इस तारीख को पहली बैठक होती है ना। यहाँ पर मैंने कहा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो सारी बातें हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक है, फिर तीसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को यह तीसरी बैठक होती है, ठीक है। और फिर पांचवी जो बैठक है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, इन्होंने संविधान का उद्देश्य क्या होगा, यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित किया, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, इसको लाने वाले कौन थे संविधान में? तो उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले थे कौन आपके? यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब लेकर आते हैं? 13 दिसंबर 1946 को लेकर आते हैं। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हो गया? तो ध्यान रखिएगा, यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है, यह 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। और यही भविष्य में हमारे संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल या फिर मैंने कहा आपसे या फिर उद्देशिका जो है वो बन गई, ठीक है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका जो है वो कौन सी तारीख को? 22 जनवरी 1947। अच्छा पूछो कब पेश हुआ? 13 दिसंबर 1946 जो है ये पेश हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल दोस्तों पूछे आपसे, जो हमारी जो प्रियम्बल है हमारे संविधान में, वो हमने कहाँ से ली है? तो जो अमेरिका का संविधान है हमने वहां से ली है, ठीक है। जो USA का संविधान है यहाँ से हमने ग्रहण किया है इसको ना। लेकिन हमारी जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सवाल पूछे जो प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये हमने कहाँ से लिए लिखना आपके? तो ये हमने लिए ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने प्रस्तावना कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से। तो सवाल पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया? तारीख कौन सी होगी? तारीख होगी आपके 22 जनवरी 1947 जो है ये तारीख होने वाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तारीख को पेश होता है, इस तारीख को स्वीकार होता है, इस तारीख को संविधान बनके तैयार होता है, इस तारीख को संविधान लागू होता है। ये चारों डेट आपके सामने यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना के बारे में ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा मूल तत्व शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एलिमेंट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें इन चारों में से कौन सी चीज शामिल नहीं है? सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है, कि भाई उसमें राज्य का स्वरूप शामिल नहीं है, उसमें संविधान के उद्देश्य शामिल नहीं है, उसमें शक्ति का स्रोत शामिल नहीं है, या उसमें संविधान लागू होने की डेट शामिल नहीं है। ये सवाल आपके सामने, ठीक है। देखो प्रस्तावना को हमें पढ़ने से पहले प्रस्तावना कौन कैसी है वो हम एक बार
पढ़ लेते हैं, फिर हम उसका विभाजन करके समझने का प्रयास करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे एक। अगर वो माइंड मैप आपके दिमाग में बन गया, जितनी बार चाहो उतनी बार बनाना उसको, उससे बाहर प्रियम्बल का सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रियम्बल हिंदी में लिखी हुई है और यहाँ वही प्रियम्बल आपके इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं पहले हिंदी को पढ़ रहा हूँ, फिर आपको इंग्लिश पढ़ के सुनाऊंगा ना। तो देखिए, हम भारत के लोग, मैं समझाता भी चल रहा हूँ आपको यहीं पर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जो प्रियम्बल है उसका जो पावर है वो किसके हाथ में, वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम भारत के लोग, तो शक्ति किसके हाथ में, शक्ति जो है वो हम भारत के लोगों के हाथ में। तो शक्ति का स्रोत कौन होगा आपके, वो होगी आपके भारत की जनता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है आपके, तो वो हो गई आपके भारत की जनता। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है यह शक्ति का स्रोत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब जो भारत है, देखो पॉलिटी में दोस्तों राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, पॉलिटी में राष्ट्र, जिसे भारत को राज्य कहते हैं ना, जो भारत उसे राज्य कहते हैं पॉलिटी के अंदर, जिसके पास भी जनसंख्या हो, जिसके पास भी एक निश्चित भूभाग हो, जिसके पास भी दोस्तों आपके एक गवर्नमेंट हो और जिसके पास भी संप्रभुता हो, ये चारों चीजें किसी के पास है तो वो राज्य कहलाएगा। जैसे भारत है, भारत के पास में एक निश्चित भूभाग है, पॉपुलेशन है भारत के पास में, गवर्नमेंट है भारत के पास में, और इसके साथ में संप्रभुता भारत के पास में, तो भारत का एक राज्य हो गया। तो राज्य के लिए कौन से चार तत्व चाहिए होते हैं, जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, इस स्टेट के लिए, राज्य के लिए दोस्तों, राज्य के लिए चार एलिमेंट कौन से होते हैं, तो राज्य या फिर जो स्टेट होता है इसके लिए एक तो चाहिए कि आपकी जनसंख्या, क्या चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए ना। एक चाहिए होता है कि आपके निश्चित क्षेत्रफल हो। ठीक है, एक एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, यह इसके पास होना चाहिए ना। नंबर थर्ड होता है गवर्नमेंट, कौन हो आपके, सरकार हो, गवर्नमेंट हो, ये आपके चाहिए। और नंबर फोर्थ होता है आपके क्या, नंबर फोर्थ होता है संप्रभुता, क्या होती है, संप्रभुता होती है। ये चार चीजें होती हैं। ठीक है, देखो संप्रभुता जो वर्ड है अभी आगे आएगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो जो दोस्तों भारत जो राज्य है इसका स्वरूप कैसा होगा, ठीक है, तो भारत राज्य जो है इसका स्वरूप कैसा होगा, तो उसमें पांच चीजें होंगी। कौन कौन सी होंगी, तो उसमें पांच दोस्तों चीजें होने वाली हैं आपके। उस पांच चीजों में पहली चीज कौन सी होने वाली है, उस पांच चीज में पहली चीज होने वाली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको दोस्तों बोलते हैं आपके सोवर्जिन, क्या बोलते हैं इसको, सोवर्जिन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो भारत होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि इसका मतलब है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से आपके स्वतंत्र होने वाला है। भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, कोई विदेशी देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा ना। भारत अपने आंतरिक मामले और अपने बाह्य, मतलब भारत की जो विदेश नीति है वो भारत खुद तय करेगा, कोई और देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है समाजवाद। क्या है, समाजवाद। ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं क्या दोस्तों आपके, इसको दोस्तों हम बोलते हैं आपके, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये जो प्रियम्बल है वो मूल प्रियम्बल है। ठीक है, क्योंकि समाजवाद वर्ड को बाद में जोड़ा गया है ना। अच्छा, ये भी यहीं पर क्लियर हो जाएगा, बढ़िया बात है ना। पहले हिंदी वाला देख लीजिए आप, समाजवाद। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, मतलब कि जो संसाधन है उन संसाधनों पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा, जिससे कि वो सारे संसाधन आपके सभी में बढ़ सकें। ठीक है, जो पीछे रह गया उसको गवर्नमेंट हाथ पकड़ के नहीं, उसे सहायता दे करके आगे लेकर आएगा, वो समाजवाद है ना। इसके बाद होता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, जिसको आप लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हो, सेकुलर। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इस राज्य में, भारत के अंदर, भारत राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। अब भारत के अंदर रहने वाले कोई भी धर्म अपनाए ये उनकी इच्छा के ऊपर है। जैसे कि मैं कोई भी धर्म अपनाऊं ये मेरी इच्छा है, मैं किसी धर्म का पालन करूं ये मेरी इच्छा है, मैं किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करूं ये मेरी इच्छा है, मैं कोई भी धर्म ना अपनाऊं ये भी मेरी इच्छा है। हम हैं सेकुलर कंट्री, लेकिन ध्यान रखना मैं किसी और धर्म का अपमान नहीं करूंगा। ठीक है,
तो ये सेकुलर होता है ना। अगला है लोकतांत्रिक, कैसा है, डेमोक्रेटिक, मतलब कि वही कि जनता के द्वारा चुना गया शासन जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। और भारत जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य कौन सा, वो यूएस है ना, पर सबसे बड़ा कौन सा है, वो भारत है। इसके बाद देखिए दोस्तों, गणराज्य, रिपब्लिक, मतलब कि भारत राष्ट्र के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो राष्ट्र प्रमुख हैं, वो वंशानुगत नहीं होंगे, मतलब कि पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, ये सिस्टम नहीं होगा, उनका इलेक्शन होगा, ठीक है, उनका निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो वो अलग बात है। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन में आप और मैं भाग नहीं लेते हैं, एमएलए एमपी भाग लेते हैं, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, पर निर्वाचन होगा, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे इंग्लैंड में राजा वंशानुगत है, एक पीढ़ी चली आ रही है वही आगे बढ़ रही है ना, तो इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है, जबकि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, गणराज्य है। तो हमारे भारत का स्वरूप में 5 चीजें, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, एक समाजवाद है, एक पंथ निरपेक्ष है, एक लोकतांत्रिक और एक गणराज्य, ठीक है। इसके बाद बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो जो न्याय है, जस्टिस है, वो कितने तरह का, 3 तरह का जस्टिस है। कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जस्टिस कितने तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फ्रीडम पूछूं आपसे कितने तरह की है, आपके 5 तरह की। कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने तरह की फ्रीडम है, 5 तरह की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। इसके बाद में समता पूछूं आपसे कितने तरह की है, जो इक्वलिटी है वो 2 तरह की है। कौन कौन सी है, स्थिति और दोस्तों अवसर, ठीक है। तो 2 तरह की क्या है आपके, 2 तरह की आपकी आप 2 तरह की जो है वो आपकी इक्विटी है आपके, मतलब कि 2 तरह की इक्वलिटी है, समता है आपके, एक तो स्टेटस की और एक आपके अपॉर्चुनिटी की है ना, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि 3 तरह का न्याय है, 5 तरह की फ्रीडम है और 2 तरह का क्या आपके, 2 तरह का जो है वो यहाँ पर आपके जो है वो समता दी हुई है ना। 3 तरह का न्याय, 5 तरह की फ्रीडम और 2 तरह की क्या आपके, 2 तरह की समता जो है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी और राष्ट्र की जो एकता है, यूनिटी है, और जो अखंडता है, इसे सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना, बंधुता जो है इसको दोस्तों बढ़ाने के लिए, आपके फ्रेटर्निटी जो है इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक तो व्यक्ति की गरिमा की बात हो रही है, राष्ट्र की एकता की बात हो रही है, अखंडता की बात हो रही है, और बंधुता जो है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित कृत और आपके आत्मार्पित करते हैं ना। इन 3 वर्ड को देखिए आप, यहाँ पर दोस्तों लिखा होगा आपके, यहाँ लिखा होगा, देखो आपके अडॉप्ट लिखा हुआ है, अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स, ठीक है। तो हम ग्रहण करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं ना। इन एक्ट हम इसे लागू करते हैं ना, इन एक्ट, एंड गिव टू आवर सेल्व्स हम इसे खुद को जो है समर्पित करते हैं। तो 3 चीजें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी, अडॉप्ट, इनएक्ट एंड आपके गिव टू आवर सेल्फ। तो हम इसको स्वीकार करते हैं, हम जो है इसको लागू करेंगे आपके, और हम जो है इसे स्वयं को समर्पित करते हैं, ठीक है। ये 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये पूरी प्रियम्बल है। अब इसके टुकड़े करके, सेग्रेगेट करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें आपके सामने सवाल क्या क्या बन सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है प्रियम्बल में कि जो प्रियम्बल है इसमें शक्ति का स्रोत क्या है ना, जो पावर है आपके, शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है। तो ध्यान रखना, हमारी प्रियम्बल में जो शक्ति का स्रोत है आपके, वो है भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, हम भारत के लोग। तो भारत की जनता जो है वो आपके शक्ति का स्रोत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पर जो राज्य है इसका स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो राज्य का स्वरूप कैसा है, तो यहाँ पर राज्य के स्वरूप में 5 चीजें लिखी हुई हैं। मुद्दा ये नहीं है कि 5 चीजें आप जानते हो, मुद्दा ये है कि 5 चीजें आप क्रम से जानते हो। तो राज्य का जो स्वरूप है उसको क्रम से याद करना है कि सो राज्य का जो स्वरूप है आपके वो क्या है, SSSDR, क्या है, SSSDR, ऐसे क्रम से ध्यान रखना है ना। तो लिखिए, नंबर फर्स्ट है आपके संप्रभु
संप्रभु संपन्न, ठीक है। लेकिन आपके अगर नंबर फर्स्ट पूछूं आपसे तो देखिएगा, संप्रभु संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर सोवर्जिनिटी भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि भाई हम आंतरिक और बाह्य रूप से, हम आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से जो हमारी विदेश नीति है, हम बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, मतलब किसी अन्य देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये होता है संपूर्ण प्रभु संपन्न, सोवर्जिनिटी की बात हुई है ना। नंबर 2 दोस्तों लिखा हुआ आपके, नंबर 2 क्या लिखा हुआ आपके, तो संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, सोशलिस्ट ना, समाजवादी लिखा हुआ है। नंबर 2 हो गया समाजवादी। नंबर 3 लिखा हुआ है क्या आपके, नंबर 3 लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभु संपन्न, सोवर्जन, सोशलिस्ट, और आपके इसके साथ लिखा हुआ है क्या आपके, सेकुलर, मतलब कि पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और नंबर 5 पे लिखा हुआ है गणराज्य, रिपब्लिक। तो मैंने आपसे कहा 5 तरह का है, संपूर्ण प्रभु संपन्न, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो SSSDR इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको क्रम से ध्यान रखना है। तो देखो पहले का मतलब तो क्या हो गया, पहले का मतलब हो गया कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है ना। समाजवाद पूछूं आपसे तो इसका मतलब क्या, आपके संसाधन जो है इनका, संसाधनों का वितरण जो है आपके, वह कैसा हो, आपके संसाधनों का वितरण जो है आपके, वो आपके कैसा हो, आपके समता मूलक होना चाहिए। जो पीछे रह गया है उसको उठा के आगे लाना है, ये इसका उद्देश्य है ना। और सरकार का हस्तक्षेप इसमें अधिक होना चाहिए, ठीक है। पंथ निरपेक्ष जो होता है, इसका मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, आप जो भी धर्म चाहो आप मान सकते हो, यहाँ पर सभी धर्म समान है, ठीक है। सर्व धर्म समभाव, सभी धर्म समान है, आपको ध्यान रखना है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है ना। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता के द्वारा चुना गया शासन, ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया शासन होगा, कोई यहाँ पर राजतंत्र नहीं होगा, कोई आपके तानाशाही नहीं होगी, जनता के द्वारा चुना गया शासन जो है यहाँ पर होने वाला है, वो होता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आपके वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड जो है, यहाँ पर जो राजा है वो कैसा होता है, वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, इसलिए इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड जो है यह रिपब्लिक कंट्री नहीं है, आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा सवाल पूछूं आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी पूछूं आपसे कौन सा है, तो वो हो गया अपना भारत, ठीक है। तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी कौन है आपके, तो वो तो हो गया इंडिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा फ्रांस कैसा है दोस्तों, फ्रांस रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया भी रिपब्लिक कंट्री है, इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, और दोस्तों इसके बाद आपके क्या है, इसके बाद जो है यहाँ के जो नागरिक होंगे, इसको आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है कि यहाँ के जो नागरिक होंगे, इन दोस्तों नागरिकों को, आपके यहाँ के जो नागरिक होंगे उन्हें जो है 3 तरह का न्याय, कितने तरह का, 3 तरह का न्याय जो है वह दिलवाया जाएगा आपके। और ये 3 तरह का दोस्तों न्याय में कौन कौन सा न्याय है, एक तो है सामाजिक न्याय लिखना आपके, एक है आर्थिक न्याय, और एक है राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ये इनको दिलवाया जाएगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है वो इनको दिलवाया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वह इनको दिलवाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि सोशलिस्ट, मतलब कि आपके सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल है ना। तो जो न्याय है वो कौन सा, आपके SEP, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्याय ये हो गया। अच्छा कभी सवाल आपसे ये पूछ ले कि भाई जो न्याय है ना, इसका उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ पर है। एक तो प्रस्तावना के अंदर हो गया, एक दोस्तों इसी का उल्लेख DPSP के अंदर भी है। कहाँ पर भी है, DPSP जो है यहाँ पर भी आर्टिकल नंबर जो 38 है आपके,
जिसके अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की बात हुई है। किसकी बात हुई है? पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, लोक कल्याणकारी जो राज्य है, इसकी बात हुई है। यहां पर भी इसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है ना। तो डीपीएसपी के अंदर भी न्याय का उल्लेख, और इसके अलावा आपके मैंने आपसे कहा वहां पर भी प्रस्तावना के अंदर भी है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, तो न्याय के बाद जो फ्रीडम है आपकी, जो लिबर्टी है, लिबर्टी कितने तरह की आपके? तो लिबर्टी जो है, यह आपके लिबर्टी जो है ये 5 तरह, कितने की? 5 तरह की आपकी लिबर्टी होनी चाहिए। यह 5 तरीके दोस्तों कौन कौन से आपके? 5 तरह की लिबर्टी पूछूं आपसे तो वह कौन कौन सी आपके? तो विचार की लिबर्टी है ना, आइडिया, मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है, लाखों विचार मेरे दिमाग में है ना, आइडिया जो है, ठीक है। जैसे मैं उस आइडिया में से किसी एक को निकाल करके, जैसे मेरे दिमाग में लाखों विचार चल रहे हैं, अब मैं उसमें से कितनों पर एक्शन लेता हूँ, कितने काम करता हूँ, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें झाड़ू से मारूं, पर क्या मैं मार पा रहा हूं? नहीं मार पा रहा, तो केवल विचार है। जिस दिन तुम सामने बैठे हो, मैं झाड़ू से तुमको मार दूंगा, मतलब वो विचार क्या बन गया? अभिव्यक्ति बन गया ना। तो लिखिए एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति हो गया, ठीक है। तो पहला तो हो गया विचार, आइडिया। सेकंड हो गया आपके एक्सप्रेशन, क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विचार, अभिव्यक्ति। एक है विश्वास, फेथ है ना, विश्वास, फेथ जो है इसकी, ठीक है। एक है धर्म और एक है उपासना, वर्शिप। तो ये 5 तरह की जो आपके लिबर्टी है, इसका उल्लेख भी संविधान के अंदर किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 2 तरह की समता, कैसी है? 2 तरह की जो समता है, जो इक्वलिटी है आपके, 2 तरह की जो इक्वलिटी है, इसका उल्लेख भी संविधान में किया गया है दोस्तों। एक तो किसकी आपके? एक तो लिखना आपके स्थिति की, स्टेटस की, प्रतिष्ठा की, है ना। तो लिखिए प्रतिष्ठा लिख दीजिए, स्टेटस लिख दीजिए, एक ही बात है, इसकी की गई है ना। और एक इसके अलावा किसकी आपके? तो प्रतिष्ठा, और लिखना प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब कि अपॉर्चुनिटी, है ना। तो प्रतिष्ठा और अवसर जो है, इनकी समता की बात की गई है। तो 3 तरह का न्याय है, 5 तरह की स्वतंत्रता है, और 2 तरह की आपकी इक्वलिटी जो है, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है हमारे संविधान में। तो भारत के नागरिकों को क्या क्या मिलेगा? तो जो भारत के नागरिक है उनको ये प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके प्रस्तावना में एक डेट का उल्लेख भी किया गया है ना। जो प्रस्तावना है उसमें एक डेट जो है, इसका उल्लेख भी किया गया है। और वह डेट कौन सी आपके? तो प्रस्तावना में डेट कौन सी है? तो प्रस्तावना में एक डेट का उल्लेख लिखना 26 नवंबर 1949। ये बात ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 नहीं है, 26 नवंबर 1949 जो है, इस डेट का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर किया गया है, ठीक है। इसी डेट के दोस्तों बगल में आपके जो यही आपके डेट है, इसको आपके जो हिंदू आपके कैलेंडर है, जो विक्रम संवत है, उसमें भी लिखा हुआ है कि माघ से शुक्ल सप्तमी, जो माघ का जो महीना होगा, माघ से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ये भी सवाल पूछता है कि इसी के लिए लिखा हुआ है कि माघ शीस शुक्ल सप्तमी, लिखना शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत, शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विक्रम संवत 2006, ये भी एग्जाम के हिसाब से आपके लिए ध्यान रखना है। तो माघ से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, इस तारीख का 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और फिर दोस्तों 3 वर्ड लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझा दिए। एक है अंगीकृत, मैंने कहा अडॉप्ट करना, क्या करना? अडॉप्ट करना, अंगीकृत करना, ठीक है। एक है दोस्तों अधिनियमित करना, इन एक्ट करना, क्या करना? अधिनियमित करना, अधिनियमित करना मतलब कि इन एक्ट, क्या हो गया? इन एक्ट करना। और एक है आपके आत्मार्पित करना, आत्मार्पित करना मतलब कि दोस्तों आपके आत्मार्पित करना लिखना आपके, इसका मतलब है कि गिव टू आवर सेल्फ, क्या है? गिव टू आवर सेल्फ करना, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर सबसे पहले तो अडॉप्ट करेंगे हम इसको ना, मतलब हम स्वीकार करते हैं, हमने इसको बनाया। दूसरा अधिनियमित, हम इसको लागू करते हैं। तीसरा है आत्मार्पित करना, मतलब कि हम इसे खुद को प्रदान करते हैं, हम इस संविधान को खुद को सौंपते हैं। तो ये सारी दोस्तों बातें जो हैं यहाँ पर संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई हैं। अब सवाल पढ़िएगा आप लोग जो है, देखो सवाल पढ़ना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा मूल तत्व शामिल नहीं है? राज्य का स्वरूप बिल्कुल है, मैंने आपसे अभी कहा 5 तरह का स्वरूप है, SSSDR।
उद्देश्य संविधान का दोस्तों वो भी लिखा हुआ है कि जो नागरिक है उनको ये दिया जाएगा, जब भी तो इसका नाम उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान शक्ति का स्रोत, मैंने कहा ना हम भारत के लोग हैं। संविधान लागू होने की डेट नहीं रसगुल्ला, संविधान निर्माण की डेट तो लिखी है, लागू होने की डेट नहीं लिखी है। तो इसका आंसर होगा, सवाल पूछ रहा है कौन सा मूल तत्व शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4, आप केवल 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ठीक है, एक बार कंटेंट पर कंसेप्ट पर पकड़ बना लो, फिर क्वेश्चन आने दो सामने, देख लिया जाएगा ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्यों की प्रकृति का सही क्रम। देखो ये PYQ है, ये PYQ है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है ना, तो चाहे तुम्हारा कितना भी अच्छा टॉपिक क्यों ना हो, तोते जरूर उड़ते हैं तुम्हारे पेपर में इस सवाल को देख के, क्योंकि जब तुमने पढ़ाई की ये सोचा ही नहीं कि अगर ये सवाल की फॉर्मेट में सवाल आएगा तो कैसा आएगा। अगर आपके दिमाग में होता SSSDR, क्या होता, अगर तुम्हारे दिमाग में होता SSSDR। अब देखिए दोस्तों सबसे लास्ट में रिपब्लिक, क्या है रिपब्लिक, तो सबसे लास्ट में दोस्तों रिपब्लिक आएगा। ठीक है, ये रिपब्लिक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। इससे पहले आएगा डेमोक्रेटिक दोस्तों ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक बात दोस्तों ना। सबसे पहले कौन आने वाला है, सबसे पहले आने वाला है सोवर्जिनिटी, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, SSSDR, सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक बात है ना, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व सोवर्जिनिटी दर्शाता है। ठीक है, जो सोवर्जिनिटी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, देखिए भारत के पास केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। जब भी दोस्तों कभी भी क्वेश्चन में आपको केवल वर्ड मिले ना, तो आप समझना ये केवल वर्ड जो है ये 99% गलत होता है। दोस्तों केवल जो वर्ड होता है ना, ये जब भी आप सवाल को पढ़ो ना, किसी को केवल वर्ड लिखे में स्टेटमेंट हो, उसमें केवल वर्ड मिले, तो अधिकांश बार उसके गलत होने की संभावना होती है ना। तो केवल नहीं है, केवल बाह्य मामले नहीं है ना। भारत के पास केवल आंतरिक, फिर केवल दोस्तों, तो केवल फिर गलत है आपके, केवल आंतरिक मामले भी नहीं है ना। भारत के पास आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के, ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जो मामले हैं, इनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो गया। एक बार कंसेप्ट देख लिया, फिर उसके जितने भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं वो आप करते जा रहे हो ना। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है दोस्तों, उसका उल्लेख है। याद करो, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार, कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, SEP। लिबर्टी कितने प्रकार की, आपके 5 प्रकार की दोस्तों, कौन कौन सी आपके, सबसे पहले विचार, फिर आपके अभिव्यक्ति दोस्तों आपके, उसके बाद पूछो विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसके बाद पूछूं आपसे इक्वलिटी 2 प्रकार की, एक तो है स्टेटस की, एक है अपॉर्चुनिटी की, प्रतिष्ठा की, और एक आपके किसकी, अवसर की। ठीक है, यहाँ सवाल पूछ रहा है स्वतंत्रता, ये आपके 5 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान दोस्तों किया गया है। देखो सवाल देखिए, ये PYQ है, मतलब कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, PYQ का मतलब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सवाल। देखिए हमारे संविधान में जो आर्थिक न्याय है वो कहाँ कहाँ पर उल्लेखित है ना। देखो प्रस्तावना के अंदर है क्या, मौलिक अधिकार के अंदर है, नहीं। मैंने आपसे कहा था कि जो न्याय है ना, ये कहाँ कहाँ पर है, प्रियम्बल के अंदर है, और DPSP के दोस्तों अंदर, किसके अंदर, DPSP जो है इसके अंदर है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर। ठीक है, मैंने अभी कहीं दोस्तों लिखा था आपके, मैंने अभी कहीं लिखा, देखो ये देखो DPSP के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल 38 के अंदर ना। तो कभी सवाल पूछे कि भाई जो आपके जो न्याय है वो आर्टिकल 38 DPSP के अंदर है। अब DPSP क्या होता है हमारी अगली क्लास में स्पष्ट हो जाएगा, कल वाली क्लास में ना। तो ये न्याय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार नहीं, प्रस्तावना और DPSP एकदम ठीक बात है, ऑप्शन नंबर B। मौलिक अधिकार DPSP नहीं,
उपयुक्त में से कोई, ऑप्शन नंबर डी आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है कि प्रस्तावना और डीपीएसपी में इसका उल्लेख किया गया, न्याय का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और आपके सामने, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, अखंडता। 4 वर्ड लिखे हुए हैं, कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, समाजवादी, सोशलिस्ट, गणराज्य, रिपब्लिक, अखंडता, इंटीग्रिटी। अब जो मैंने आपको दोस्तों इंग्लिश वाला जो दिखाया था ना प्रस्तावना, यहाँ पर ये जो इंग्लिश वाला मैंने दिखाया था, ये वो प्रस्तावना है जो कि 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 के दिन था, मतलब जिसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, उससे पहले की प्रस्तावना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछूं, आपसे यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वो जो 4 वर्ड लिखे हुए थे आपके सो, उन 4 वर्ड में से एक कौन सा वर्ड नहीं है आपके? देखो यहाँ पर समाजवाद वर्ड नहीं है, कौन सा? सोवर्जिनिटी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो समाजवाद वर्ड नहीं है, कौन सा वर्ड नहीं है? समाजवाद जो है यह वर्ड यहाँ पर नहीं है दोस्तों। एक इसी में सेकुलर नहीं है, कौन सा है? सेकुलर जो वर्ड है आपकी वो नहीं है। पंथ निरपेक्ष वर्ड नहीं है। एक दोस्तों यहाँ पर देखो आपकी यहाँ पर फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ नेशन, केवल यूनिटी वर्ड लिखा हुआ है, केवल दोस्तों एकता लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में एकता और अखंडता भी लिखा हुआ है। तो अखंडता वर्ड का उल्लेख नहीं है, इसके अलावा पंथ निरपेक्षता वर्ड का उल्लेख नहीं है, और एक आपके समाजवाद का उल्लेख नहीं है। तो ये 3 शब्द जो हैं वो मूल आपके प्रस्तावना में नहीं थे। जो मूल प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड नहीं थे, मतलब कि ये दोस्तों बाद में जोड़े गए हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। अब ये बाद में दोस्तों कब जोड़े गए? देखिए मेरे साथ में यहाँ पर, ये मैंने कहा दोस्तों आपसे, ये मैंने बाद में जोड़े गए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सवाल पूछे कि जो हमारी प्रस्तावना है दोस्तों आपकी, इस प्रस्तावना में संशोधन जो है यह हो सकता है या नहीं, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यस या नो, ठीक है। यस या नो, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यस। तो लिखिएगा प्रस्तावना के अंदर संशोधन हो सकता है, यस, ठीक है। और ये किस केस में कहा गया? यह है आपके केशवानंद भारती केस। कौन सा है? केशवानंद भारती जो केस था, जो कि आप जानते हो कि हमारे संविधान, हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का ऐसा केस जिसमें सबसे बड़ी बेंच बैठती है, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 है ना, 24 अप्रैल 1973 जो है केशवानंद भारती केस। इस केस के अंदर 13 न्यायाधीश की बेंच बैठती है। कितने? 13 न्यायाधीश की बेंच बैठती है और 7-6 से फैसला सुनाया गया। कितना? 7-6 जो है उससे फैसला सुनाया गया केशवानंद भारती केस में। इसमें दोस्तों केस में एक तो ये बात कही गई थी कि संविधान के किसी भी हिस्से में संसद जो है यह संशोधन कर सकती है, ठीक है। संविधान के किसी भी हिस्से में संसद जो है वह संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की, ठीक है। चाहे तो वो प्रस्तावना में करे, चाहे तो वो इसके अलावा मौलिक अधिकार में करे, कहीं पे भी कर सकती है, ठीक है। ये उसकी पावर है। लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो संसद जो है वह संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा ना। संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये भी साफ साफ कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कोई भी चेंज आपके संसद नहीं करेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर कहा गया। तो केशवानंद भारती केस में साफ साफ कह दिया कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन हो सकता है, ठीक है। और इसी के बाद इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक आपके बड़ा ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लाया गया जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1976 का है, लेकिन ध्यान रखना लागू 1977 में होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन है तो 1976 का, पर लागू कब होता है? 1977 में होता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में
3 नए शब्द जोड़े गए। हमारी जो प्रियम्बल है इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, और वह 3 वर्ड कौन कौन से थे आपके? एक था समाजवाद, कौन सा? समाजवाद। एक था पंथ निरपेक्ष, कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। और एक था अखंडता, कौन सा है? अखंडता। ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड आपके इंटीग्रिटी। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? जी हाँ, एक बार हुआ है। कौन से 3 वर्ड आते हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो जो मूल प्रस्तावना होगी उस मूल प्रस्तावना में ये 3 वर्ड नहीं होंगे। मेरी बात समझ गए आप लोग? देखिए सवाल को देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, देखिए कौन से वर्ड सम्मिलित नहीं थे, हम उनकी बात करते हैं। तो क्या पंथ निरपेक्ष वर्ड सम्मिलित उसको था आपके? तो नहीं था ना, ये वर्ड नहीं था। क्या समाजवाद था? ये भी नहीं था। गणराज्य बिल्कुल था, लोकतांत्रिक गणराज्य था। अखंडता ये भी नहीं था। तो 1, 2 और 4 नहीं थे ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक तो सवाल ये पूछे कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें कौन से वर्ड जोड़े गए, उसको थोड़ा घुमा के पूछा है कि जो मूल प्रस्तावना थी उसमें कौन से वर्ड नहीं थे, थोड़ा घुमा के पूछ लिया ना। आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 1, 2 और 4 आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, जो गलत नहीं है, जो गलत है, जो इनकरेक्ट है, उसकी बात करना है। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक बात है। अरे अभी तो मैंने कहा प्रस्तावना के अंदर एक ही बार जो है संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में भारत शब्द केवल 2 बार आया है। याद कीजिए, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बार आया है। ठीक बात है। प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो 2 बार आया है। हम भारत के लोग भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश की गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। आपके मैंने अभी तो कहा आपसे, प्रस्तावना में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत केवल एक ही बार संशोधन किया है, नहीं 42वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जो है यह संशोधन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा संशोधन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्या प्रस्तावना संविधान का दोस्तों भाग है? सवाल पूछूं आपसे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? यस या नो, ठीक है। मैं सवाल पूछूं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखो वर्तमान में संविधान का भाग है प्रस्तावना, ठीक है, लेकिन शुरुआत में इसको संविधान का भाग नहीं माना गया। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस केस का नाम था बेरूबाड़ी केस। क्या नाम था? बेरूबाड़ी मामला था आपके। और ये बेरूबाड़ी मामला 1960 का है ना, बेरूबाड़ी मामला जो है यह 1960 का है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये इस केस में कहा गया, ठीक है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस है इसमें कहा गया, केशवानंद जो भारती केस है इसमें कहा गया कि जी हाँ प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इसमें कहा गया। तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए रसगुल्ला विचार करते हैं, ठीक है। पहला विचार है, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूप रूस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। तो जो हमने जो न्याय लिया है ना आपके, कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। सवाल ये कह रहा है कि जो रूस से लिया गया, ठीक दोस्तों बात है। रूस की जो क्रांति हुई थी ना, एक्चुअली में इसे कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और इसको करने वाला था लेनिन। कौन था? लेनिन जो है ये करने वाला था बोल्शेविक क्रांति को, और उसके आधार यही आपके न्याय था, ठीक है।
42वां संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन ठीक बात है, समाजवाद बढ़ाया ठीक बात है, धर्मनिरपेक्ष बढ़ाया ठीक बात है, अखंडता बढ़ाया ठीक है ना, तीनों ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, नहीं रसगुल्ला। 26 नवंबर 1949, मैंने अभी तो आपसे कहा 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा को अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स किया। तो हमारा आंसर है, सवाल पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपके सी है ये गलत हो गया। आप समझ चुके मेरी बात को ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। ठीक है, अब एक सवाल दोस्तों एग्जाम में आता है कि अगर मान लो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप बताइए मुझे, ऐसा मान लीजिए कि प्रस्तावना का उल्लंघन हो गया। ठीक है, प्रस्तावना जो है इसका हो गया उल्लंघन। क्या हो गया? उल्लंघन हो गया, इसकी किसी बात को नहीं माना गया। तो मुद्दा यह है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो आर्टिकल 32 के द्वारा और आर्टिकल 226 के द्वारा। मुद्दा यह है कि अगर मान लो प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे? तो ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं जा पाओगे अगर प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ, क्योंकि प्रस्तावना जो है इस मामले में आप जो है न्यायालय नहीं जा पाओगे। ठीक है, न्यायालय नहीं जा पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रस्तावना अप्रवर्तनीय दोस्तों, एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं है कि अगर आपका उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट में जाओगे, अगर आपका उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट में जाओगे, और कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई उल्लंघन हुआ है, वापस दिलवाओ। नहीं, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, आप कोर्ट जा सकते हो, पर यहाँ पर आप कोर्ट में नहीं जाओगे। एक दोस्तों पॉलिटी की मैं छोटी सी बात आपको लिखवा रहा हूँ, मैं मानता हूँ छोटी सी है पर पेपर के हिसाब से मोटी है दोस्तों ना। एक पॉलिटी की छोटी और मोटी बात लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो हमारे पास 4 चीजें हैं। एक है प्रस्तावना, ठीक है, एक है हमारे पास में फंडामेंटल राइट, कौन है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। एक है डीपीएसपी जिसको हम राज्य के निदेशक तत्व कहते हैं। एक है फंडामेंटल ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। अरे यस या नो, ये 4 चीजें हमारे पास में है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। सवाल पूछे इन चारों में से कौन कौन परिवर्तनीय और कौन कौन नहीं है। एक ही डायग्राम देखो, जब कभी जिन चीजों में कंफ्यूजन होना उनको एक साथ लिख के दोस्तों पढ़ा करो। जैसे कई लोग करते हैं, सीएजी पढ़ते हैं तो अलग पढ़ते हैं उसका कार्यकाल क्या होगा, इलेक्शन कमीशनर पढ़ेंगे अलग पढ़ेंगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अलग पढ़ते हैं। एक बार ये सोचो कि पेपर में ऑप्शन में चारों कार्यकाल आएंगे, उनमें से कौन सा ठीक कर पाओगे? जब एक साथ पढ़ा होगा तभी तो कर पाओगे, जब पेपर की तरह खुद ने पढ़ा होगा तभी पेपर में ठीक हो पाएगा, वरना ज्ञान से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या प्रस्तावना संविधान में परिवर्तनीय है दोस्तों? आपके नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना परिवर्तनीय है, सवाल पूछे प्रस्तावना परिवर्तनीय है तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते अगर उल्लंघन हो तो। फंडामेंटल राइट परिवर्तनीय है, बिल्कुल है, जा सकते हो। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 326, 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और 226 के द्वारा हाई कोर्ट। क्या डीपीएसपी परिवर्तनीय? नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 37 में कि डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाओगे। क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय आपके सुन? नहीं है। क्या है? ये भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक ही परिवर्तनीय है, वो कौन है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, बाकी नहीं है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, है ना। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये आपको नोट करना है। प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, ये 3 स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों मुद्दा यह है कि प्रस्तावना के बारे में 2 बड़े फेमस स्टेटमेंट है ना, प्रस्तावना जो है उसके बारे में दोस्तों 2 बड़े फेमस स्टेटमेंट हैं। एक तो है ठाकुरदास भार्गव जी का, किसका है? ठाकुरदास भार्गव जी जो है, ठाकुरदास भार्गव जी, इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है आपके सो। और ठाकुरदास भार्गव जी जो है आपके सो, इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है यह संविधान की आत्मा है। ठीक है,
प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कहने वाले कौन थे? ये आपके ठाकुरदास भार्गव जी। इन्होंने ये कहा कि अगर संविधान शरीर है, अगर संविधान शरीर है तो इसकी आत्मा कौन है? इसकी आत्मा प्रस्तावना है। ठीक है, वही दोस्तों एक व्यक्ति और है के एम मुंशी। कौन है? के एम मुंशी जो है, इनका भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, के एम मुंशी दोस्तों इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना जो है वह राजनीतिक, प्रस्तावना जो है वह राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रस्तावना दोस्तों राजनीतिक जन्म कुंडली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकता है। सवाल देखिए आप लोग, सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान का दोस्तों कुंजी नोट का है? देखो, प्रस्तावना राजनीतिक आपके होगा, जन्म कुंडली ये इन्होंने कहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो आर्टिकल 32 को कहा था कि आर्टिकल 32 जो है वो क्या आपके डॉक्टर, इसमें दोस्तों एक स्टेटमेंट और लिख दीजिए आप ना, लिखना एन के पालकीवाल। किसका? एन के पालकीवाल जो है, एन के पालकीवाला, इनका भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, आपको ध्यान रखना है। संविधान का कुंजी नोट है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ये भी आप नोट कीजिएगा। ये भी इन्होंने कहा था एन के पालकीवाला। ठीक है, और वहीं डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 यह संविधान की आत्मा है। क्या है? आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, यह कहने वाले कौन था आपके? यह कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो चलिए अब लगाइए दोस्तों आंसर। इसका आंसर क्या होगा? एन के पालकीवाल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो एन ए पालकीवाला इसका ठीक आंसर, ध्यान रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। देखिए, तो यहाँ हमारा प्रीएम्बल टॉपिक जो है वो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है वो पूरा हो गया। ये प्रीएम्बल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरा प्रीएम्बल पढ़ा दिया आपको, पूरा प्रीएम्बल पढ़ा दिया है क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई कौन सी विशेषता है? ठीक है, ब्रिटेन का संविधान जो है वो हमने बहुत सारे देशों के संविधान से जो भी हमारे देश के हिसाब से महत्वपूर्ण चीजें थी, सही चीजें थी, उनको हमने उठाकर लेकर आए। ठीक है, देखो कई लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, रसगुल्ला। नहीं, उधार का थैला नहीं है। हमने इतने सारे संविधानों में जो हमारे हिसाब से काम की चीजें हैं उनको हम लेकर आए। जैसे कि दोस्तों ब्रिटेन का संविधान जो है, इससे हम क्या क्या लेकर आए? ठीक है, जो ब्रिटेन का संविधान है इससे हम क्या क्या लेकर आए? तो देखो, पूरे विश्व में संसद जो है उसकी जननी कौन है आपके? वो ब्रिटेन। ठीक है, संसद की जननी कौन है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपके, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी कौन है आपके? तो इसकी जो जननी है, लिखना आपके, इसकी जो जननी है वो हो गया ब्रिटेन। तो पहला क्वेश्चन, तो ब्रिटेन जो है वह संसद की जननी है। तो संसदात्मक व्यवस्था आपके ब्रिटेन दोस्तों यहाँ से आती है। ठीक है, संसद में 2 हाउस होंगे, ये भी यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, संसद में 2 हाउस होंगे, द्विसदनी विधायिका होगी। इसको बोलते हैं बाई कैमरल। क्या बोलते हैं इसको? बाई कैमरल सिस्टम होगा। जैसे कि अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। ऐसे वहां पर भी 2 हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो बाई कैमरल सिस्टम है, ये भी हमने कहाँ से लिया दोस्तों? यहीं से लिया। ठीक है, एक नागरिक की एकल नागरिकता होगी, मतलब भारत की ही उसकी। जैसे मेरे पास सिटीजनशिप कहाँ की? इंडिया की। मेरे पास राजस्थान सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया की है। पर यूएसए के अंदर प्रांत की भी होती है और आपके किसकी भी होती है? देश की भी होती है ना। तो लिखना एकल नागरिकता पूछूं आपसे, ये कहाँ से लिए हमने? ये भी हमने यहीं से लिए। सिंगल सिटीजनशिप जो है ये भी हमने कहाँ से ली आपकी? ये भी हमने इंग्लैंड से ली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, सबसे ऊपर होगा, सर्वोच्च होगा, ये भी हम यहीं से लेकर आए। ठीक है, तो आर्टिकल जो 14 है आपके, विधि का शासन जो है, रूल ऑफ लॉ जो है,
ये भी हम यहीं से लाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ यहीं से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये देने वाले कौन थे? डाइसी। कौन थे? डाइसी साहब ने रूल ऑफ लॉ दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहीं से आता है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके मंत्री परिषद जो है ये भी कहाँ से आता है? ये भी यहीं से आता है, ठीक है। एक प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया? यहीं से लिया, ठीक है। जैसे कि जो यूएस है वहाँ पे तो राष्ट्रपति रियल हेड है, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में प्रधानमंत्री वास्तविक। दोस्तों इंग्लैंड में ऐसा कहते हैं कि जो राजा है ना वो आपके रबड़ की स्टाम्प है। मतलब अगर प्रधानमंत्री जी ने या मंत्रिमंडल ने ये लिख कर दे दिया कि कल सुबह 6 बजे ब्रिटेन के राजा को फांसी दी जाएगी, तो ब्रिटेन के राजा को उस पर भी साइन करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो रबड़ स्टाम्प है, रबड़ की मुहर है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के पास जो प्रधानमंत्री जो वास्तविक प्रमुख है ये भी आपके ब्रिटेन से है। दोस्तों हमने ही इसको अपनाया है ब्रिटेन से, ठीक है, क्योंकि संसद पावरफुल है यहाँ पर। तो संसद के जो सांसद होंगे उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जो संसद सांसद होंगे आपके, इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए आपके। तो सांसदों के पास जो विशेष अधिकार हैं वो भी हमने यहीं से लिए, ठीक है। सांसदों के पास जो विशेष अधिकार हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 105 में। कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद नंबर आपके सुनो, अनुच्छेद नंबर पूछूं आपसे, अनुच्छेद नंबर 105 में जो सांसद हैं उनके पास जो विशेष अधिकार हैं वो भी हमने यहीं से लिए। कहाँ से? इंग्लैंड से ही लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक एकीकृत न्यायपालिका, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर और एग्जाम वाला हमें कंफ्यूज खूब करता है। सवाल पूछे इंटीग्रेटेड न्यायपालिका कहाँ से लिया? आपके इंटीग्रेटेड न्यायपालिका जो है वो हमने लिए कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है। इंटीग्रेटेड जो न्यायपालिका है ये कहाँ से लिए? दोस्तों इंग्लैंड से, ठीक है। देखो दोस्तों इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है आपके? दोस्तों यूएसए जो होता है ना, सो यूएसए तो आपके यहाँ पर जो होता है आपके सो यहाँ पर, सो आपके यहाँ पर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर स्टेट कोर्ट हो गया, ठीक है। स्टेट कोर्ट जो है, जो आपकी जैसे कि हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, ऐसे स्टेट कोर्ट हो गया। अगर मामला स्टेट का है, अगर मामला स्टेट का है तो ये सबसे ऊपर वाली कोर्ट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। कहाँ पर? यूएसए के अंदर, ठीक है। अगर मामला सेंटर का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर स्टेट कोर्ट है और फिर फेडरल कोर्ट है। क्या है? फेडरल कोर्ट। तो अगर मामला सेंटर का है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फेडरल। अगर मामला स्टेट का है तो स्टेट कोर्ट सुप्रीम होगी, ठीक है, ये यूएसए के अंदर। पर दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर पूछूं आपसे, हमारे यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके ऊपर होता है कौन? आपके हाई कोर्ट, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। मामला कुछ भी हो हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। कोई भी मामला हो, स्टेट का हो, सेंटर का हो, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड हाई कोर्ट। लेकिन सवाल पूछे कि भाई स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिए? यूएसए से। अगर सवाल पूछे आपसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये हमने कहाँ से ली है? ये ली हमने यूएसए से। सवाल पूछे कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया यूएसए से। तो सवाल को आराम से पढ़ना है। पूछा क्या है? एकीकृत न्यायपालिका पूछे तो कहाँ से लिए हमने? इंग्लैंड से। और स्वतंत्र न्यायपालिका पूछे कहाँ से लिए? यूएसए से। अब पढ़िए सवाल को, देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है तो गलत मानना है इसको। एकल नागरिकता हमारी लिस्ट के अंदर है तो सही मानना है। बाई कैमरल सिस्टम हमारी लिस्ट में है तो ठीक मानना है। रूल ऑफ लॉ हमारी लिस्ट में तो ठीक मानना है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर हो गया। 2, 3, 4 हमारा ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रिटेन में दोस्तों कौन कौन सी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है? देखो, सब याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सब ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं है। बाई कैमरल सिस्टम, एकल नागरिकता और आपके एकीकृत न्यायपालिका, ये 3 पॉइंट आपको इसमें जरूर ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए? कहां से लिए गए? जो यूएसए का संविधान है यहां से लिए गए। कहां से? यूएसए के संविधान से लिए गए। सवाल ये कह रहा है, ठीक है। देखिए, तो यूएसए का संविधान दोस्तों है, इससे हमने
क्या क्या लिया है। जो यूएस से है इसके संविधान से हमने क्या क्या लिया है, पहले हम इस मुद्दे पर आते हैं। तो एक तो चीज मैंने अभी कह दी आपसे, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो हमने दोस्तों यहीं से ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा हम चाहते हैं कि दोस्तों जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र रहे, ठीक है, वो विधायिका और कार्यपालिका के दोस्तों अंडर काम ना करें। तो जब कोई मान लो ऐसा कानून संसद ने बना दिया जिस कानून से संविधान जो है आपके उसका कोई मौलिक अधिकार जो है प्रभावित होता है, मान लेते हैं, या संविधान का कोई भी अधिकार प्रभावित होता है, तो कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो उस अधिनियम की जांच कर सके, और अगर उसको लगे कि हाँ ये अधिनियम इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस अधिनियम के उस भाग को समाप्त कर दिया जाए। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो कभी सवाल पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, ये यहीं से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर संसद ने कोई अधिनियम बनाया और वह अधिनियम किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उसको ओवरलैप करता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है उस आपके अधिनियम के उस भाग को हटा देगा। यह आपके जुडिशियल रिव्यू न्यायिक सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख है, बताओ आप में कौन देगा कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल में इस शब्द का उल्लेख है। सवाल आपके सामने ये, ठीक है। तो हमारे संविधान में किस आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख है आपको बताना है। अच्छा, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है भाग नंबर 3 जो है वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने यूएसए से लिया। आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार हमने दोस्तों यहाँ से लिया। अच्छा, हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। तो लिखिएगा हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति, देखो ये अभी चर्चा में खूब एग्जाम में आ सकता है ना, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, तो सवाल पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया, यहीं से लिया, ठीक है। हमने न्यायाधीशों का जो हटाना है इसको थोड़ा टफ बनाया है, वो इसी के द्वारा बनाया है, ठीक है। तो लिखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछूं आपसे, क्योंकि यूएसए में कौन पावरफुल है, राष्ट्रपति, तो वहां पर हटाने के लिए आपकी जो महाभियोग है वो बहुत टाइट कंडीशन में है ना, इसलिए यूएसए में आज तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। भारत में भी कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। देखो कुछ सवाल आपको फंसाने के लिए मिलते हैं ना, ध्यान रखना है, किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 जो है आपके वो इससे संबंधित है, जो इसका मतलब होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस शब्द नहीं लिया हमने, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति महाभियोग वर्ड हमारे संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, ठीक है। महाभियोग जो वर्ड है, फैन बंद कर दो, महाभियोग जो वर्ड है वो हमारे संविधान में केवल और केवल किसके लिए होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है। इम्पीचमेंट वर्ड और किसी के लिए हटाना वर्ड आएगा, रिमूवल आएगा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट वर्ड केवल राष्ट्रपति के लिए, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, फंडामेंटल राइट दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद हो गया, राष्ट्रपति महाभियोग जो है आपके से ये हो गया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आपके एक न्यायाधीश को हटाना, रिमूवल ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश को हटाना जो है ये भी हमने यहाँ से लिया है। तो न्यायाधीश को हटाना ये भी हमने यहाँ से लिया है। चेक कीजिए, सवाल पूछे आपसे कौन कौन सी चीज आपके, देखो न्यायिक पुनरावलोकन ये हमने लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी हमने लिया है, मौलिक अधिकार ये भी हमने लिया है, संसदीय व्यवस्था दोस्तों नहीं ली है, उपराष्ट्रपति का पद ये हमने लिया है। तो 1 2 3 और 5 लिया है, 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये हमने लिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो देखो उपराष्ट्रपति पद इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट पूछ लेता है वो आपसे, और राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है। देखो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, ये आप मान के चलना कि 100 में से 90 बच्चे
पॉलिटी को जानते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हर किसी को राजनीति करनी होती है, चाहे कोई मास्टर हो, चाहे कोई बच्चा हो, और चाहे कोई भी क्यों ना हो, राजनीति करना परम धर्म है, ठीक है। तो पॉलिटी वो सब कुछ जानता है, लेकिन पेपर वाला भी ये बात जानता है कि आप पॉलिटी जानते हो। सो उस कंडीशन में पेपर वाला सवाल ढूंढ ढूंढ के बनाता है। पॉलिटी में शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। कहाँ पर राष्ट्रपति का महाभियोग है, कहाँ से राष्ट्रपति का मनोनयन लिया गया है, दोनों अलग अलग सवाल हैं। राष्ट्रपति को हटाना है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जो निर्वाचन है, उसकी जो विधि है वो कहाँ से ली गई है आपके, वो दोस्तों आपके आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। तो देखिएगा सवाल पूछे आपसे दोस्तों, सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति है आपके, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो विधि है ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने जो है, ये जो आर्टिकल जो 55 है संविधान का, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड से हमने और क्या लिया है दोस्तों? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है ना, जो हमारा भाग नंबर 4 है, भाग नंबर जो 4 है, आर्टिकल 36 से 51 जो है, ये हमने वहीं से लिए। देखो डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल आपके जो है फॉर स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य जो पॉलिसी बनाएंगे उनको निर्देश देने वाले तत्व की राज्य ऐसी पॉलिसी बनाए। जैसे आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है काम का अधिकार होगा, तो आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग राज्य ने मनरेगा स्टार्ट कर दिया। ऐसे दोस्तों आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो आपके पास कर दिया। आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नालसा बना दिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसे बना दिया। तो डीपीएसपी में जो जो लिखा हुआ है उस बेस पे को हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो राज्य है, उसकी पॉलिसी डिसाइड होती है, इसलिए इसको डीपीएसपी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमने आयरलैंड से लिया है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 212 मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है, ठीक है। जो राज्यसभा है दोस्तों आपके, राज्यसभा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर जो हैं इनका होता है नॉमिनेशन, इनका होता है मनोनयन। क्या होता है? मनोनयन। ये क्षेत्र कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे कि आपके सो क्षेत्र पूछूं आपसे, साहित्य हो गया, क्या हो गया? साहित्य हो गया, समाज सेवा हो गया, समाज सेवा दोस्तों आपके साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और कला। तो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, ऐसे 12 मेंबर नॉमिनेट करे कौन? आपके राष्ट्रपति। ऐसे कुछ रूल आपके राज्य के अंदर गवर्नर के पास में है, पर वहां पर आपके गवर्नर जो है आपके वो 5 क्षेत्र में नॉमिनेट करता है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, और एक होता है कौन सा आपके सो, एक होता है, नोट करना आपके, एक होता है आपके वो है आपके सहकारी क्षेत्र, 5 क्षेत्र में करता है, ठीक है। तो आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि डीपीएसपी, ये दोस्तों आयरलैंड से लिया है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन है, जो नॉमिनेशन है, वो यहाँ से लिया है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन है वो कहाँ से लिया है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आयरलैंड जो है यहाँ से लिया है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्रोत कनाडा के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया? ठीक है, तो कनाडा का जो संविधान है दोस्तों आपके, यहाँ से हमने ग्रहण नहीं किया है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों कनाडा का संविधान जो है, यहाँ से हमने क्या क्या लिया है? देखो कनाडा का जो संविधान है, अगर पूछूं आपसे, कनाडा की कंडीशन हमारी तरह है दोस्तों ना, कनाडा का एरिया बड़ा है, हमारा एरिया बड़ा है, कनाडा में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो कनाडा और भारत की कंडीशन सेम है, इसलिए कनाडा ने अर्ध संघात्मक व्यवस्था ली है, ठीक है। कनाडा ने क्वासी फेडरलिज्म सिस्टम लिया है ना, कनाडा ने क्या लिया है? कनाडा ने आपके अर्ध संघात्मक व्यवस्था ली है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था ली है, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक तो होता है संघवाद, और एक दोस्तों कौन सा था आपके, एक होता है आपके कौन सा, ये जो संघवाद होता है आपके, जो संघवाद है जो कि यूएसए के अंदर, ठीक है, संघवाद का मतलब यूएसए के अंदर, ठीक है, जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मोस्ट पावरफुल है,
सेंटर स्टेट दोनों की दोनों पावरफुल है, वो है आपके संघवाद। ठीक है, दोनों के पास शक्तियां बराबर की होती है संघवाद के अंदर। ये आपके हो गए दोस्तों ना। एक जो होता है आपके वो है आपके कौन सा आपके वो है जैसे कि इंग्लैंड के अंदर जहां पर सेंटर मोस्ट पावरफुल है, स्टेट की कोई पावर है ही नहीं, हम है अर्ध संघात्मक। हमारे यहाँ पर स्टेट के पास पावर तो है पर फिर भी सेंटर के पास अधिक पावर है। तो दोस्तों इसे कहते हैं आपके जो अर्ध संघात्मक होता है इसे बोलते हैं आपके सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। कि स्टेट के पास भी पावर है, स्टेट भी हमारे यहाँ पर भागीदार बनता है, लेकिन फिर भी सेंटर हमारे यहाँ पर पावरफुल है। ये आपको क्वासी फेडरलिज्म। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया? कनाडा से ही लिया। ठीक है, एक राज्यपाल दोस्तों ना, देखो इसका ही तो बढ़िया एग्जाम्पल राज्यपाल है। अरे इसी का तो एग्जाम्पल राज्यपाल है कि राज्यों को पावर दी कि अपना मुख्यमंत्री बनाओ, सेंटर के पास पावर है अपना प्रधानमंत्री बनाओ। दोनों के पास पावर है, तो दोनों के पास शक्ति है, लेकिन राज्यों में सेंटर की ओर से राज्यपाल जो है सेंटर का प्रतिनिधि के रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, तो लिखिएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, गवर्नर की जो नियुक्ति है, ये भी ध्यान रखना आपकी, ये भी कनाडा के जो संविधान हमने वहां से लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्ति होंगी वो किस में निहित होंगी? वो आपके सेंटर। अरे कौन पावरफुल, कंसेप्ट को समझना है कि कनाडा के पास क्वासी फेडरलिज्म है। इसका मतलब जानना है कि मतलब क्या है इसका। इसका मतलब है कि संघीय व्यवस्था तो है, राज्य के पास पावर भी है, लेकिन कौन मोर पावरफुल है? सेंटर मोर पावरफुल है। तो उसी का एग्जाम्पल है राज्यपाल की नियुक्ति। उसी का एग्जाम्पल है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, रेसिडुअल पावर जो होंगी आपकी, वो किस में निहित होंगी? आपकी ये जो है वो सेंटर में निहित होंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहे केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था शासन जो है ये हो गया ना। अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान किए गए, ठीक बात है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक बात है। ये नहीं है दोस्तों ना, अरे ये तीनों तो हैं, ये तीनों तो लिए हमने। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन, ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि ये हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नहीं वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है? ठीक है, देखो दोस्तों आपके जॉइंट सिटिंग की मैं बात करूं आपसे, जॉइंट सिटिंग जो है, वैसे इसकी बात आगे खूब होने वाली है कि जॉइंट सिटिंग का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 208 में किया गया है। जब कोई बिल लोकसभा में पहुंचता है, पहले हाउस में पहुंचता है, फिर सेकंड हाउस में पहुंचता है, और मान लेते हैं उस बिल पर सहमति नहीं बनती है, सेकंड हाउस कुछ संशोधन करके भेजता है, फर्स्ट हाउस उसको नहीं मानता है, टकराव की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो क्या बुलाते हैं? जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, तो इसको बुलाएगा कौन आपके? तो इसको बुलावा देने वाला कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है जो लोकसभा है उसका स्पीकर। ठीक है, जो लोकसभा है उसका स्पीकर जो है वो इसका हेड होगा, आपको ध्यान रखना है। किस किस बिल में नहीं आएगी? तो मनी बिल में नहीं आएगी और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं आएगी। तो ये धन विधेयक में नहीं आने वाली, धन विधेयक जो है उसमें ये नहीं आएगी, और संविधान संशोधन जो विधेयक है इसमें भी ये नहीं आने वाली है। ठीक है, तो धन विधेयक में नहीं आएगी, और संविधान संशोधन जो बिल है आपके ये इसमें भी नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना है। जॉइंट सिटिंग, ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग ये भी दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे समवर्ती सूची। देखो सेंटर कानून किस पे बनाएगा? संघ सूची पे। स्टेट कानून किस पे बनाएगा? स्टेट लिस्ट पे। और जो आपके कॉन्करेंट लिस्ट जो होगी, आपके समवर्ती सूची जो होगी, इस पर कानून कौन बनाएगा? आपके इस पर कानून जो है आपके समवर्ती सूची जो होगी, इस पर कानून जो बनाएगा, इस सूची का उल्लेख जो है वो किसके द्वारा आता है? वो आपके यह दोनों की दोनों बात जो है हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिए? जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से लिए। ठीक है, तो सवाल का आंसर लिखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ऑस्ट्रेलिया ठीक आंसर है। ये दोनों बातें हमने यहाँ से लिए, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ना, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल कर्तव्य सोवियत संघ, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जर्मनी। देखो
दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है आपके उपराष्ट्रपति का पद यूएसए, मैंने आपको पढ़ाया अभी, जो सोवियत संघ जो है ना, जो यूएसएसआर है, ध्यान रखना, जो वर्तमान रूस है, यहां से हमने एक तो दोस्तों क्या लिया, एक तो आपके न्याय का संकल्प लिया है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है वो हमने यहां से लिया, ठीक है। एक दोस्तों हमने यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग नंबर 4(1), संविधान का आर्टिकल नंबर 51 है ना, तो मौलिक कर्तव्य या फिर संविधान का भाग नंबर 4(1) या फिर संविधान का आर्टिकल नंबर 51, ये लिया है किससे हमने, सोवियत संघ जो वर्तमान दोस्तों रूस है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक हो गया ना। राष्ट्रपति का इलेक्शन मेथड आर्टिकल 55, ये मैं आपसे आयरलैंड पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देखो जर्मनी, जर्मनी का जो संविधान है बेटा, इसका नाम है बाइमर संविधान। क्या नाम है, बाइमर संविधान। जर्मनी का जो संविधान है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाइमर संविधान, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, बाइमर संविधान। जर्मनी का जो संविधान है इसका नाम क्या दोस्तों, बाइमर संविधान है। यहां से हमने पता क्या लिया, यहां से हमने लिया है कि आपातकाल, इमरजेंसी के टाइम पर जो हमारे मौलिक अधिकार उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखना आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना। तो आपातकाल का हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं आपातकालीन उपबंध हमने कहां से लिए, जर्मनी से लिए, गलत बात है। जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से लिए, ठीक है। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि जो आपातकालीन उपबंध है ये कहां से लिए हमने, तो इमरजेंसी जो प्रोविजन है हमने ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, ठीक है। आपातकाल में फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहां से लिया है, ये हमने जर्मनी के बाइमर संविधान से लिया है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया आपके दोस्तों, यह जर्मनी नहीं आएगा दोस्तों आपके। अगर सवाल पूछे कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है दोस्तों, यह बात आपके कहां पर, आपके तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ ना। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 में लाइन लिखी हुई है कि अगर किसी को, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है आपके लिए, किसी को गिरफ्तार करना है तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसके द्वारा ही गिरफ्तार कर पाओगे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यूएस से, कहां से, यूएस से आपको ध्यान रखना है ना। तो जर्मनी नहीं आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गलत पूछा है ना, सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से आपके, मैंने कहा रूस। कहां से लिया है, रूस जो है आपके यहां से दोस्तों लिया, आपकी क्या है, यहां से लिया गया है। कौन आपके, तो रूस जो है, जो रूस है आपके सो, जो रूस है यहां से लिया हमने, क्या मौलिक कर्तव्य को दोस्तों रूस से लिया गया है ना। तो जो मौलिक कर्तव्य आपके उसको रूस से लिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो जापान है ना, जो जापान है, इस जापान से हमने लिया था प्रोसीजर, अभी जो आया था ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, इसे बोलते हैं PEBW, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कभी सवाल पूछा आपसे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हमने कहां से ली, जापान से, ठीक है। ये हमने जापान से लिया, आपको ध्यान रखना है। तो जापान से क्या ली, जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जापान से ली गई है, नोट कीजिएगा। इसका आंसर मौलिक कर्तव्य कहां से लिया है, ये हमने रूस से लिया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। देखो, रूस की क्रांति का वो क्या था, वो था न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो यूएस से नहीं आएगा ना, ये जापान आएगा। ये मैंने बाई चांस लिख दिया है, परसों जापान आएगा, ठीक है। इसको जापान कर लेना ना। जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो कहां से, जापान से, ध्यान रखना है, ठीक है। यूएस से नहीं, जापान आएगा ना, ये ठीक है ना, ये एकदम ठीक है, जापान आएगा। चलिए, सवाल क्या था, सवाल था देखो, रूस की क्रांति का मतलब था न्याय, रूस की क्रांति न्याय, रूस की क्रांति 1917 न्याय की बात करता है। फ्रांस की क्रांति पूछूं आपसे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इनकी बात करता है, ठीक है। तो ये फ्रांस से लिया गया, कहां से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। और गणराज्य भी पूछूं आपसे, गणतंत्र भी हमने कहां से लिया है,
रिपब्लिक भी पूछो कहाँ से लिया, ये भी आपकी फ्रांस से लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है, ठीक है। देखो, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पार्लियामेंट, है ना। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल है 368। संविधान का भाग कौन सा है, भाग नंबर है 20, क्या है, भाग नंबर 20 है। और आर्टिकल नंबर 368 किसके बारे में है, संविधान संशोधन के बारे में। हमने कहाँ से लिया इसको, तो हमने जो है संविधान संशोधन जो है हमने इसे कहाँ से लिया है, हमने इसको जो है यह लिया है साउथ अफ्रीका। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका जो है यहाँ से लिया है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, वो आपके संविधान संशोधन जो है वो हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। एक राज्यसभा जो सांसद है, इनके जो चुनाव है वो भी हमने यहीं से लिए हैं। राज्यसभा एमपी के जो चुनाव है ये भी कहाँ से लिए गए आपके, ये भी यहीं से लिए गए, आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है साउथ अफ्रीका आपका ठीक आंसर हो गया। सूची 1 और सूची 2 को मैच कर दीजिए, ठीक है। सबको 200 पढ़ा चुका हूँ आपको इसके अंदर। सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करना है। ये आपके सामने थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ सवाल को। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। आइए मैच करते हैं। देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों ना, लॉ मेकिंग प्रोसीजर आपके पहला लिखा हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, देखो ये हमने कहाँ से लिया आपके, ये यूएसए से लिए। जो आप जानते हो वो कर लीजिए ना, यूएसए। यूएसए कहाँ पर आपके, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये गलत, ये गलत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके स्वतंत्रता समानता पूछो आपसे, अभी लिखवा है फ्रांस। कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए। फ्रांस कहाँ लिखा हुआ है, फ्रांस लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में। तो 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 3 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी विधि निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से लिया गया है, और आपके जो अवशिष्ट शक्तियाँ आपके वो कनाडा से ली गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये आपका यहाँ पर आज वाला चैप्टर समाप्त हो गया। ये हमारा क्लास थी, ये हमारा संविधान का स्रोत, और साथ में आपको जितने भी देश थे सारे क्रम से लिखवा दिया आपको ना, 10-11 देशों के नाम लिखवा दिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, संविधान के स्रोत और आपके प्रस्तावना, ठीक है। अभी क्लास समाप्त हुई, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आज शाम तक ही आपको इसका जो A4 साइज नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, A4 साइज के नोट्स आपको निकलवाने, अगर आपका मन हो तो उनको निकलवाने के बाद में हर क्वेश्चन में जो भी मैंने नया पॉइंट लिखा हो, जो उसमें ना लिखा हो व्याख्या में, उसको आप वहीं पे नोट कर दीजिए। यही काम करना है बस आपको, या फिर उसके पीछे एक पेज लगा करके ये सारी बातें वहां पे लिख दीजिए। यही करते जाना है, यही समझते जाना है आपको। तो ये हमारा आज वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। चलिएगा, तो शिव शक्ति बैच की तीसरी क्लास यहाँ पर होती है। कल बार आपके, कल तो क्या है, कल थर्सडे है क्या, तो कल भी क्लास होगी, परसों भी होगी ना। थर्सडे और फ्राइडे जो है क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। राखी का तो वैसे ही, सैटरडे तो वैसे ही ऑफ रहता है आपका। संडे को आपका टेस्ट होगा शिव शक्ति बैच का है, ठीक है, ध्यान रखना है जिनका भी है। और निश्चिंत रहिए, आप पढ़ लीजिए। अंत में आप बोलो गुरु जी 20 दिन और बढ़ा दो, मैं बढ़ा दूंगा ना, दिमाग मत लगाओ इस बात में। अब दिमाग लगाओ पढ़ाई के अंदर। ये एक नई शुरुआत है, नया तरीका है। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि ये तरीका पेपर को हिलाने वाला तरीका है। पूरा की पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है। तो कल मिलूंगा सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास में। आप कुछ भी हो वो क्लास आप छोड़ने नहीं चाहिए, वो क्लास आपको लेनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी को। एक आपको, अब आपने तो बैच लिया हुआ है, आपको तो क्या ही बोलना। जिनकी बुक, जैसे अभी जिन्होंने लेटेस्ट बैच लिया है उनकी बुक डिस्पैच होंगी अभी, तो ये मत करना है गुरुजी बुक नहीं पहुंची है। आपने लेट बैच लिया है तो बुक भी 2, 4, 5, 10 दिन में पहुंच जाएगी ना। आपको पढ़ना है तो मैंने कंटेंट तो ऐप में डलवाया हुआ है, पूरी की पूरी बुक मैंने डलवाई हुई है, आप पढ़ सकते हो उसको आराम से, ठीक है। बाकी आपके कोई दोस्त हो जिनको लगता हो कि भाई मुझे समस्या है PYQ MCQ के अंदर, आप उसको ये कह देना कि भाई मेरे नाम पे ये बैच ले ले। बाकी इस बैच में कंटेंट कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा वो 3 क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। चलो, हो सकता है 2 क्लास तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पर बहुत बढ़िया कंटेंट दे सकता था, लेकिन आज वाली क्लास तो ऐप में आ चुकी है, और आप सभी वो बच्चे जिन्होंने बैच लिया हुआ है फिर भी कंटेंट आपके सामने यहीं पर है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद, थैंक यू।